नमस्कार दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2026 के लिए आज से हम जीके जीएस की पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, इस सीरीज की सबसे बड़ी खास बात ये रहेगी कि इसमें 2025 में जितने भी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन तो रहने ही रहने वाले हैं। साथ में आपका यहाँ पर 2025 और 26 का करंट अफेयर भी हम इसमें कवर करेंगे और इसके अलावा हम जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हर क्वेश्चन को डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि उस क्वेश्चन से बनने वाला पूरा टॉपिक आपका क्लास में ही कवर हो जाए। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया। दोस्तों याद रखना, ये सारे वो क्वेश्चन है जो 2025 में एग्जाम में पूछे गए, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, जो महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 है, ये खिताब किसके द्वारा जीता गया, तो ये मुंबई इंडियंस के द्वारा ये खिताब जीता गया। अब इसके बारे में पूरी कहानी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन यहां से ना छूटे। देखो, सबसे पहली चीज तो याद रखना है कि 2025 में जो महिलाओं का WPL हुआ था, ये कौन सा संस्करण था, तो याद रखना ये तीसरे नंबर का संस्करण था। ठीक है, इसमें टोटल कितनी टीमों को शामिल किया गया था, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें टोटल 5 टीमों को शामिल किया गया था। अब मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो फाइनल मुकाबला है ये किसके द्वारा जीता गया, तो ये मुंबई इंडियंस ने 2025 का WPL जीता। और याद रखना, ये मुंबई इंडियंस का दूसरा खिताब था, मतलब दूसरी बार मुंबई इंडियंस ने WPL का खिताब जीता। किसे इन्होंने हराया, तो दिल्ली कैपिटल्स को हराया। दिल्ली कैपिटल्स को इन्होंने हराया, मतलब दिल्ली कैपिटल्स आपका रनर अप रहा। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना, मैंने अभी आपको बताया कि अभी तक WPL जो है 3 बार हुआ, और दोस्तों ये जो 3 बार है ना, 3 बार लगातार जो दिल्ली कैपिटल है ये फाइनल में तीनों बार पहुंची है और तीनों बार इसको हार का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर लिखा है कि लगातार तीसरी बार दिल्ली कैपिटल उपविजेता रहे। फिर आपसे पूछेगा कि फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया, तो हरमनप्रीत कौर को चुना गया, जो कि 66 रन इनके द्वारा बनाया गया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि जो WPL 2025 है इसमें ऑरेंज कैप किसको मिली, तो याद रखना है ऑरेंज कैप किसे मिलती है, जो सर्वाधिक रन बनाता है। तो नटाली सीवर ब्रंट जो है मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी रही है और इन्होंने 523 रन बनाए थे, तो इनको ऑरेंज कैप मिली। वहीं पर्पल कैप जो कि सर्वाधिक विकेट लेता है उसको मिलती है, और ये अमेलिया केर जो कि मुंबई इंडियंस से है, इन्होंने 18 विकेट लिए और इनको यहाँ पर कौन सी कैप मिली है, तो इनको यहाँ पर पर्पल कैप मिली है। सारे के सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे पूछे कि भाई मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसको चुना गया, तो ये भी नटाली सीवर ब्रंट को चुना गया, जो कि मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी है और इन्हीं को ऑरेंज कैप मिली थी। इमर्जिंग प्लेयर किसे चुना गया, तो अमनजोत कौर जो कि मुंबई इंडियंस से है। और फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला, तो ये गुजरात जायंट्स को मिला। तो ये सारा WPL 2025 आपकी आंखों के सामने पूरा अपन ने एक ही बार में कवर कर लिया। इसी तरीके से पूरी सीरीज में सारी चीजें कवर करते चलेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन और एक भी टॉपिक आपका ना छूटे, हर चीज को डिटेल में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहर को शामिल किया गया। अब देखो यहाँ पर दोस्तों जो केंद्र सरकार है ना, ये केंद्र सरकार क्या कर रही है कि अलग अलग शहरों को, अलग अलग राज्यों के शहर को चूज कर रही है और उसको स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट कर रही है। तो याद रखना है, अभी जो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ये कितने शहरों के लिए शुरू किया गया है दोस्तों, तो ये 100 शहरों के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, दोनों करंट अफेयर के क्वेश्चन है। अब थोड़ी सी इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। देखो, ये लॉन्च कब की गई, तो 2015 में इसको लॉन्च किया गया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को। लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई ये कब हुई, तो 2020 में इसकी शुरुआत हुई और इन्होंने लक्ष्य कब का रखा था कि 2025 तक ये जो 100 शहर इन्होंने चूज करे, इन 100 शहरों को हम क्या बनाएंगे, तो स्मार्ट सिटी बनाएंगे। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई स्मार्ट सिटी जो मिशन है ये किस मंत्रालय के तहत आता है, तो याद रखना आवास और शहरी मामलों मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो 100 शहर शहरी आवास मंत्रालय के अंतर्गत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किए गए और इनका लक्ष्य कब का था, तो 2025 तक का इसका लक्ष्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय किस उद्देश्य के लिए रीट जारी करता है। अब देखो, पहला क्वेश्चन तो आपको यहां से याद रखना है कि भाई जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये सर्वोच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो ये आर्टिकल 32 में आपको देखने को मिलता है सर्वोच्च न्यायालय की रीट जारी करने का। अब सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी क्यों करता है, तो अगर आपके मौलिक अधिकार जो है, इस मौलिक अधिकार का कोई व्यक्ति हनन करता है, कोई सरकारी कर्मचारी हनन करता है या कोई न्यायालय हनन करता है, तो ऐसी स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय है ये क्या करता है, तो रीट जारी करता है। तो रीट जारी क्यों की जाती है, मौलिक अधिकार
अधिकारों की रक्षा के लिए। अब यहाँ पर दो तीन इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताता हूँ दोस्तों कि ये आर्टिकल 32 है ना, ये आर्टिकल 32 बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो याद रखना है कि जो आर्टिकल 32 है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है संवैधानिक उपचारों से। किससे है, तो संवैधानिक उपचारों से इसका संबंध है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसके संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें कौन से आर्टिकल में दिया गया, तो ये आर्टिकल 32 में दिया गया, आर्टिकल 32 में। और इसी आर्टिकल 32 के तहत दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है ये क्या जारी करता है, तो रीट जारी करता है, रीट जारी करता है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको इसके बारे में याद रखना है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है, इन्होंने जो आर्टिकल 32 है इसको क्या कहा, तो संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से आर्टिकल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा, तो आर्टिकल 32 जो है, ये आर्टिकल 32 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा। अब दोस्तों दो तीन चीजें मैं आपको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर एक बात आई है मौलिक अधिकार की, यहाँ पर एक शब्द आया मौलिक अधिकार, जहां से भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई मौलिक अधिकार क्या है, किस प्रकार से है। तो ये एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो दो तीन चीजें इनके बारे में आपको याद रखनी है। पहला तो याद रखना है कि जो मौलिक अधिकार है ये संविधान के कौन से भाग में दिए गए, तो संविधान के भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलता है। फिर अगर आपसे पूछे कि कौन से आर्टिकल में इनको दिया गया, तो याद रखना है जो आर्टिकल आपका 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। फिर आपसे पूछे कि भाई जो मौलिक अधिकार है ये हमने किस देश के संविधान से लिए, तो ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के संविधान से लिए। अब फिर आपसे पूछे कि भाई वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है, तो याद रखना है वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन इससे पहले 7 मौलिक अधिकार थे दोस्तों, 7 मौलिक अधिकार थे। तो ये जो 7वां मौलिक अधिकार है इसको क्या कर दिया गया, हटाया गया। ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार, 7वां मौलिक अधिकार हटाया गया। और किस संविधान संशोधन के तहत इसको हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है, 1978 में होता है। और इसके तहत जो मौलिक अधिकार 7वें नंबर का था इसको हटा दिया। तो वर्तमान में आपके पास कितने मौलिक अधिकार बचे, 6 मौलिक अधिकार बचे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि जो वेदांत कॉलेज कलकत्ता है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेदांत कॉलेज कलकत्ता की जो स्थापना की दोस्तों, ये राम मोहन राय के द्वारा की गई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब दोस्तों राम मोहन राय जो है इनसे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और अगर हम बात करें आधुनिक इतिहास की, तो आधुनिक इतिहास के लिए राम मोहन राय बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। तो इनसे कितने क्वेश्चन बनते हैं उन पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहली चीज तो याद रखना है कि जो राजा राम मोहन राय है इनको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो नाम है राम मोहन राय था, लेकिन इनको राजा की उपाधि दी गई। और जो राजा की उपाधि इनको दी वो किसके द्वारा दी गई, तो अकबर द्वितीय के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी है और इनको आधुनिक भारत का जनक कहा है। अब दोस्तों इनके कुछ इंपोर्टेंट सन है, जो सन आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो आपसे पूछेगा कि राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन कब किया, तो 1829 बड़ा इंपोर्टेंट सन है। 1829 में इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया। ठीक है, दूसरी इंपोर्टेंट चीज आपसे पूछेगा कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की, तो 1828 में इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, ये भी इंपोर्टेंट है। फिर आपसे पूछे कि इनके द्वारा आत्मी सभा की स्थापना कब की गई, तो 1814 में इन्होंने आत्मी सभा की स्थापना की, और ये भी बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। फिर अगर आपसे पूछे कि इनकी कुछ इंपोर्टेंट पत्रिका या साहित्य जो बहुत इंपोर्टेंट है, एक तो संवाद कौमुदी, स्टार लगाकर लिख लेना, संवाद कौमुदी किसकी रचना है या किसका साहित्य है, तो राजा राममोहन राय का। एक आता है मीरात उल अकबर, ये मीरात उल अकबर भी बड़ा इंपोर्टेंट है। मीरात उल अकबर ये भी राजा राममोहन राय की कृति है। ठीक है, अब दोस्तों इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में, और इन्होंने एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी 1825 में। ये सारे के सारे सन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। सती प्रथा का उन्मूलन इन्होंने 1829 में किया था। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, आत्मी सभा के 1814 में, वेदांत कॉलेज 1825 और हिंदू कॉलेज 1817 में, और इनको अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। देखो टाइम लेंगे, चीजें अच्छे से याद करेंगे, रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है, अगला
नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG किसे बनाया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है और करंट को हम जीके में लाकर पटकेंगे, ठीक है। तो याद रखना है, पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि नवंबर 2024 में जो भारत के CAG बनाए गए वो कौन बनाए गए? तो तुहिन कांता पांडे जी बनाए गए। कौन बनाए गए? तुहिन कांता पांडे। अब देखो यहाँ पर इसको मैं लेकर आता हूँ कहाँ पर, तो इसको लेकर आते हैं अपन जीके में। देखो CAG की हम बात करें तो CAG जो है इनको बोला जाता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, ठीक है। अब CAG की अगर आपसे पूछे कि भाई ये संविधान के किस भाग में इनका वर्णन देखने को मिलता है, तो याद रखना है संविधान का जो भाग 5 है, संविधान के भाग 5 में इनका वर्णन देखने को मिलता है। फिर आपसे पूछे कि कौन कौन से आर्टिकल इनसे संबंधित है, तो इनसे संबंधित आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक आपको CAG से संबंधित आर्टिकल देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई इनकी जो नियुक्ति है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इनकी जो नियुक्ति है ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो याद रखना है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भाई इनका जो टाइम पीरियड है या कार्यकाल है, ये कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो याद रखना है दोस्तों ये जो कार्यकाल है ना ये 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। लेकिन इनका रिटायरमेंट का टाइम कितने वर्ष का होता है, तो इनके रिटायरमेंट का टाइम होता है 65 वर्ष। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए उनमें यहाँ पर ये इनके कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो ये CAG के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में भारत के जो CAG है वो कौन है, तो तुहिन कांता पांडे जी वर्तमान में भारत के CAG है। ये क्वेश्चन 2024 नवंबर का पूछा है, मतलब 2025 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है, तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हो। अब देखो यहाँ पर पूछा है कि पूर्वी तटीय राज्य। अब देखो मैं भारत के दक्षिण भारत का मैं नक्शा बनाता हूँ। यहाँ तो आपका हो गया पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, और यहाँ पर हो गया आपका पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर हो गया आपका पश्चिमी क्षेत्र। अब देखो इनमें पूछा है कि पूर्वी क्षेत्र, तो पूर्वी क्षेत्र में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक राज्य आता है पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से लेकर यहाँ पर राज्य आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक अगर आप देखोगे तो ये आपका पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी मैदान फैला हुआ है। लेकिन पश्चिम में आप देखोगे तो पश्चिम में आपका यहाँ पर एक राज्य आता है गुजरात, गुजरात, और यहाँ पर आपका राज्य आता है केरल, केरल। तो पश्चिम में अगर आपसे पूछे तो गुजरात से केरल तक। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं दोस्तों, ये जो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल है और एक आपका जो गुजरात है, ये गुजरात है, ये 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी जो सीमा है ये स्थलीय क्षेत्र में भी लगती है, स्थल में भी लगती है, और इनकी जो सीमा है ये जलीय सीमा भी बनाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो गुजरात हो गया आपका और एक आपका पश्चिम बंगाल हो गया। ये दोनों ऐसे राज्य हैं जो आपका स्थलीय सीमा भी बनाता है और जलीय सीमा भी बनाता है। और दोस्तों ये जो गुजरात है ना ये सबसे ज्यादा जलीय सीमा बनाने वाला राज्य है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है गुजरात के बारे में। तो 2 ऐसे राज्य है जो जलीय और स्थलीय सीमा बनाते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला, साबरमती का उद्गम स्थल कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि साबरमती जो नदी है इसका उद्गम स्थल कौन सा है। अब देखो 2-3 चीजें याद रखना है। पहला तो याद रखना है जो अरावली पर्वत है, ये अरावली पर्वत आपका जो है यहाँ से साबरमती नदी का उद्गम हुआ। अब यहाँ से एक क्वेश्चन करंट का आपका पूछा जाएगा कि अभी जो वर्तमान में अरावली पर्वत को काटने का विरोध चल रहा है, इसमें कितने मीटर से कम क्षेत्र को अरावली पर्वत में शामिल नहीं किया गया है। तो याद रखना है ऐसी पहाड़ी जो 100 मीटर से कम है उसको अरावली में शामिल नहीं किया जाएगा। ये करंट अफेयर में अभी मुद्दा चल रहा है, तो पूछ सकता है कि कितने मीटर से कम को अरावली में शामिल नहीं किया गया है, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो अरावली पर्वत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा भी चल रहा है, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है। अब देखो 2-3 चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो पहली चीज तो आपको ये याद रखना है दोस्तों कि जो 97वें संविधान संशोधन है इसके तहत किसको जोड़ा गया, तो 43B नंबर का जो आर्टिकल है इसे जोड़ा गया। और दोस्तों ये जो 43B आर्टिकल है ये किससे संबंधित है, तो याद रखना है दोस्तों इसका संबंध है सहकारी समिति से। सहकारी समिति से बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सहकारी जो समिति है ये सहकारी समिति आपका कौन से आर्टिकल में आती है, तो आर्टिकल
43B में आती है। और दोस्तों ये जो 43B आर्टिकल है ये किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखना है ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक जो तत्व है ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और कौन से भाग में आता है, तो याद रखना है जो संविधान का भाग 4 है, इस संविधान के भाग 4 में क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व है। इस नीति निर्देशक तत्व में आपका 43B आर्टिकल आता है जिसको 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और इसमें किससे संबंधित है, तो ये सहकारी समिति से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, तख्ते बही शिलालेख किस पर्तियन शासक का है। अब देखो ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है और जिसने पढ़ा होगा उसका बन जाएगा, नहीं तो बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर कुछ ऐसी चीज आती है, बिल्कुल अटपटी चीज आती है, तो वो ऐसा नहीं है कि आपसे ही नहीं बन रही है, वो सभी के लिए उतनी ही टफ रहेगी। तो याद रखना जो तख्ते बही शिलालेख है इसका संबंध किससे है, तो गोंडो फर्निस से है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है गोंडो फर्निस। अगला, संगम साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में रचा गया। अब देखो जो संगम साहित्य है ये आपको एक चीज याद रखना है कि ये दक्षिण भारत से संबंधित है। अगर आप इतना याद रख लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। संगम साहित्य जो है ये किससे संबंधित है, तो ये दक्षिण भारत से संबंधित है। अब दक्षिण भारत से संबंधित है तो इसमें कौन सी भाषा का यूज किया जाएगा, तो इसमें तमिल भाषा का यूज किया जाएगा। अब देखो 2-3 चीजें मैं आपको याद रखाता हूँ दोस्तों, कि मान लो ये आपका पूरा भारत है। अब इस भारत में क्या होता है दोस्तों, ये भारत का जो दक्षिण वाला क्षेत्र है ये आपका दक्षिण वाला क्षेत्र है, दक्षिण वाला क्षेत्र है। और दोस्तों ये जो दक्षिण वाला क्षेत्र है ना, इसमें जो मंदिर बनाए गए वो किस शैली में बनाए गए, तो ये द्रविड़ शैली में बनाए गए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दक्षिण भारत के मंदिर किस शैली में, तो ये द्रविड़ शैली में। और अगर आपसे पूछे कि भाई उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में है, तो याद रखना ये नागर शैली में, नागर शैली में। और इन दोनों से मिलकर जो शैली बनती है उसको कहा जाता है बेसर शैली। ठीक है, बेसर शैली। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों से मिलकर बनने वाली शैली बेसर शैली कहलाती है, जो कि मध्य भारत में आपको देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, कई बार इस प्रकार के इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे संगम साहित्य तमिल भाषा से संबंधित है, ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अगला, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली चीज तो आपको ये याद रखना है दोस्तों कि जो मौलिक कर्तव्य है ये मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, तो याद रखना है 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में होता है। कब होता है, 1976 में होता है। और इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत का जो संविधान है इसमें एक भाग जोड़ा जाता है दोस्तों। ये भाग कौन सा है, तो भाग 4A, भाग 4 है। और एक आर्टिकल जोड़ा जाता है जिसका नाम है आर्टिकल 51A। तो याद रखना है भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। इसके तहत संविधान का भाग 4A और आर्टिकल 51A जोड़ा जाता है। और ये किससे संबंधित भाग और आर्टिकल है, ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है। अब दोस्तों ये जो मौलिक कर्तव्य है ना, इसको संविधान में जोड़ने के लिए कौन सी समिति ने कार्य किया था, तो एक समिति आपको याद रखनी है दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये बड़ी इंपॉर्टेंट समिति है। इस समिति ने क्या किया था, तो इस समिति ने मूल कर्तव्यों को जोड़ने का, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सिफारिश या प्रस्ताव रखा था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर आपसे पूछे कि अभी भारत में टोटल कितने मूल कर्तव्य है, तो याद रखना है भारत में टोटल आपका 11 मूल कर्तव्य है, 11। लेकिन दोस्तों जो आपका मूल संविधान था ना, इस मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में आपके 10 मूल कर्तव्य थे। तो ये जो 11वें नंबर का मूल कर्तव्य जोड़ा गया ना दोस्तों, इसके लिए भी एक संविधान संशोधन हुआ था। और वो संविधान संशोधन कौन सा था, तो 86वां संविधान संशोधन था दोस्तों। और ये कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया सन 2002 में। और इसका संबंध किससे है, तो याद रखना है ये शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। मैं सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूँ, जिसका रिवीजन नहीं हुआ उसका भी रिवीजन हो जाएगा, जो नए हैं उनको भी समझ में आएगा, और जिन्होंने पढ़ रखा उनका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि 11वां जो मूल कर्तव्य है किसके तहत जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ था। और इसका संबंध शिक्षा से संबंधित है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि हरित क्रांति के जनक किसे जाना जाता है। तो याद रखना है जो MS स्वामीनाथन है इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेगा जो फैक्चुअल रहेंगे, उनको हम जल्दी करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। अब देखो 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कि जो एक
1950 की हम बात करते हैं, ठीक है। 1950 में दोस्तों क्या हुआ था, तो एक आयोग बना था जिसका नाम है योजना आयोग, योजना आयोग, योजना आयोग, ठीक है। अब दोस्तों 1950 में जो योजना आयोग बना था, ये योजना आयोग क्या करता, भारत में योजनाओं का काम, योजना बनाने का काम करता था और पंचवर्षीय जो योजना भारत में चलती थी उनको लागू करने का काम करता था। लेकिन दोस्तों जैसे ही 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने सन 2015 में क्या किया दोस्तों, तो 2015 में इन्होंने योजना आयोग के स्थान पर क्या बना दिया, नीति आयोग बना दिया। क्या बना दिया, नीति आयोग। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि नीति आयोग किसके स्थान पर बना, तो योजना आयोग के स्थान पर बना। कब बना, तो 1 जनवरी सन 2015 में इसका गठन किया गया नीति आयोग का। और अगर आपसे पूछे कि भाई जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो इसके पहले जो अध्यक्ष बने थे ये नरेंद्र मोदी जी बने थे, नरेंद्र मोदी जी। और वर्तमान में भी कौन है, तो वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी जी है। क्यों, क्योंकि जो भी भारत का पीएम होता है, जो भी भारत का पीएम होता है वो सीधे सीधे योजना आयोग, सॉरी नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी है, वर्तमान में भी वही है। जो भी भारत का पीएम बनेगा वो सीधा सीधा नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और इसका गठन 1 जनवरी सन 2015 को किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला, भारत में पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शामिल की गई थी। अब देखो मैंने अभी आपको ये बताया कि याद रखना है दोस्तों, जो योजना आयोग बना था ना, ये योजना आयोग का काम क्या था, तो योजना आयोग का काम था पंचवर्षीय योजना लाना। और पंचवर्षीय योजना का जो क्रियान्वयन करता था वो कौन करता था, तो योजना आयोग करता था। और योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो 1950 में किया गया। 1950 में जब योजना आयोग का गठन किया गया तो उसके एक साल बाद सन 1951 में क्या किया गया, तो पहली पंचवर्षीय योजना लाई गई दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना। और याद रखना है जो पहली पंचवर्षीय योजना है ना दोस्तों, इसका मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये किस मॉडल पर थी दोस्तों, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, हेरोल्ड डोमर जो मॉडल है, इस हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1951 में लाई गई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखो धीरे धीरे इसी प्रकार से सारी पंचवर्षीय योजना, सब चीजें धीरे धीरे कवर होगी। अब अपन सोचे कि एक ही दिन में सारी चीजें पढ़ ले तो फिर आपको चीजें याद नहीं रहेगी। तो बेसिक चीजें धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे और सारी चीजें कवर करते जाएंगे। अगला, इंडिया गेट का निर्माण किस युद्ध की स्मृति में किया गया। देखो इंडिया गेट जो है ना दोस्तों, इसका निर्माण किया गया प्रथम विश्व युद्ध की स्मृति में। अब पहली चीज तो आपको याद रखना है कि 1914 से लेकर 1918 तक आपका क्या हुआ, तो 1918 तक आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और दोस्तों याद रखना है इसी प्रथम विश्व युद्ध के कारण आपका 1914 का जो ओलंपिक था ना, ये ओलंपिक कैंसिल हो गया था। तो ये भी चीज आपको याद रखना है। तो प्रथम विश्व युद्ध की स्मृति में आपका इंडिया गेट बनाया गया, 1914 से 18 तक ही आपका हुआ था, ठीक है। अगला, ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है। देखो ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किससे है, तो मत्स्य पालन से आपका ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। अति इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगाकर लिख लेना। हर एग्जाम में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो रिजर्व बैंक की जो स्थापना की गई वो कब की गई, सन 1935 में की गई। अब रिजर्व बैंक का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। देखो पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि रिजर्व बैंक की जो स्थापना की गई ना दोस्तों, ये 1 अप्रैल 1935 को की गई। लेकिन दोस्तों जो रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का जो अधिनियम है ये कौन सा है, तो 1934 का अधिनियम है। तो याद रखना है आरबीआई एक्ट जो है ये 1934 में आता है और इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन किस आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई, तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई, तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई। अब दोस्तों इसका जो राष्ट्रीयकरण है ना ये कब किया गया, तो 1 जनवरी सन 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। अब दोस्तों होता क्या है कि जब इसकी स्थापना की गई थी, तो जब इसकी स्थापना की गई थी ना, तो उस समय जो इसका हेडक्वार्टर था वो कहां पर था, कोलकाता में था। कोलकाता में था और ये कोलकाता में कब तक रहा, तो 1937 तक रहा।
1937 के बाद में जो इसका मुख्यालय बना वो कहाँ बना दिया गया, तो मुंबई में बना दिया गया, मुंबई में बना दिया गया। तो याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि शुरुआत में इनका मुख्यालय कहाँ था, कोलकाता में था, वर्तमान में कहाँ पर है, तो वर्तमान में मुंबई में। अब अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है, वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है वो कौन है, तो वो संजय मल्होत्रा है। इनका नंबर कौन सा है, तो इनका नंबर 26वां नंबर है, 26वां नंबर है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और इन्होंने 11 दिसंबर 2024 को शक्तिकांत दास का स्थान लिया। मतलब आरबीआई के 25वें गवर्नर भी अगर आपसे पूछ लेना, ये क्वेश्चन अभी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर कौन थे, तो ये शक्तिकांत दास साहब थे। और वर्तमान में 26वें नंबर के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी है। और इनका जो कार्यकाल है ये 3 वर्ष का होता है। अब इनमें कितने लोग शामिल होते हैं, तो याद रखना, एक तो गवर्नर होते हैं और अधिकतर 4 डिप्टी गवर्नर इसमें हो सकते हैं। देखो जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उतनी चीजें करते चलो। अब आप कहोगे कि भाई इसके पहले कौन थे, पहले भारतीय कौन थे, मुझे सब पता है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले तो मैं चीजें वहां भी उसी तरीके से बताऊंगा। तो इसलिए धीरे धीरे सब्र लेते चले और एक एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो करते चले, बस सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। लगभग अपन 30 प्रैक्टिस सेट करेंगे और 30 प्रैक्टिस सेट के बाद में आपको लगेगा कि यार जीके में बहुत सारी चीजें अपन ने पढ़ ली और बहुत सारी चीजें आपको याद भी है, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान का प्रारूप या ड्राफ्ट की समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखो एक आपका क्या होता है कि एक समिति आई थी जिसका नाम है प्रारूप समिति। और दोस्तों ये जो प्रारूप समिति है ना, इसका गठन कब होता है, तो इसका गठन होता है 29 अगस्त 1946 को, 29 अगस्त 1947 को हुआ था, है ना। ये एक बार क्लियर करना, मिस हो गया यार, ठीक है। तो प्रारूप समिति जो है इसका गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। और ये किसके द्वारा होता है, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो है ये इसके अध्यक्ष होते हैं प्रारूप समिति के। पहली इंपॉर्टेंट चीज। फिर अगर आपसे पूछे कि जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा का जो संविधान सभा जो है, इस संविधान सभा का गठन कब होता है, तो याद रखना है दोस्तों, संविधान सभा का गठन होता है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है। और दोस्तों जब संविधान सभा का गठन होता है तो इसके एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं जिनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये संविधान सभा के पहले और अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष भी कौन थे दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब 9 दिसंबर के 2 दिन बाद आता है आपका 11 दिसंबर। और 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है दोस्तों, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं जिनका नाम क्या है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और कौन सी बैठक में ये बने थे, तो दूसरे नंबर की जो बैठक हुई थी उसमें इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है दोस्तों कि इसी के 2 दिन बाद एक आता है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव कब आता है, 2 दिन बाद, मतलब 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आता है। और ये कौन लेकर आते हैं, तो ये आते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी जो है, ये जवाहरलाल नेहरू जी आपका क्या करते हैं, तो नेहरू जी आपका क्या करते हैं, तो उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं। और कब लाते हैं, 13 दिसंबर 1946 को। 3 डेट, 3 व्यक्तियों के नाम आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है। और एक आपका प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ये चीज आपको याद रखना है, ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार किस वर्ष लागू किया गया, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 2-3 चीजें मैं आपको यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ जहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहला यहाँ पर शब्द आया आपातकाल, ठीक है। अब दोस्तों ये जो आपातकाल है ना, ये आपातकाल का वर्णन आपके संविधान में, संविधान के कौन से भाग में, तो संविधान का भाग है 18। संविधान का भाग है 18। और दोस्तों इस भाग 18 में आपके आर्टिकल है, आर्टिकल 352 से लेकर 360 में जो है ये आपातकाल से संबंधित वर्णन है। अब यहाँ पर एक एक आर्टिकल को मैं आपको बताता हूँ। पहला आर्टिकल आता है दोस्तों आपका कौन सा, आर्टिकल 352। और 352 में किससे संबंधित प्रावधान है, तो इसमें है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, एक आता है दोस्तों आपका आर्टिकल 356, और ये जो आर्टिकल 356 है ना, इसमें है राष्ट्रपति शासन से संबंधित, राष्ट्रपति शासन। तो कहीं भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो कौन सा आर्टिकल होता है, आर्टिकल 356। और एक आर्टिकल आपका आता है दोस्तों आर्टिकल 360, और आर्टिकल 360 जो है ये किससे संबंधित है, तो वित्तीय आपात से संबंधित है, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो अगर आपसे तीनों आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 वित्तीय आपात, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट आर्टिकल है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ। तो अभी तक अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा की गई। कितनी बार, तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा। कब कब लगा, ये सन आपके लिए इंपोर्टेंट है। पहला तो 1962 में, ठीक है, दूसरा 1971 में, ठीक है, और तीसरा लगा 1975 में। ठीक है, 3 बार आपके देश में क्या लगा, राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लगा, 3 बार, 1962, 1971 और 1975। ठीक है, फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई ये बताओ कि जो राष्ट्रपति शासन है ये पहली बार कहां पर लगा या पहली बार कब लगा, तो याद रखना है 1951 में पहली बार ये लगा था राष्ट्रपति शासन। अभी तक कई राज्यों में कई बार लगा, लेकिन 1951 में पहली बार लगा था। तो ये सारा का सारा डाटा आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो उस समय भारत में पहली बार क्या हुआ था, तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि गीत गोविंद की रचना किसके द्वारा की गई। अब देखो बुक से क्वेश्चन पूछा गया, धीरे धीरे हम सारी बुक कवर करते चलेंगे। देखो गीत गोविंद की जो रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो याद रखना है जयदेव के द्वारा लिखी गई। ठीक है, एक दोस्तों कल्हण साहब है जो इंपोर्टेंट है, कल्हण ने एक बुक लिखी जिसका नाम है राज तरंगिणी, राज तरंगिणी। तो ये बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है। राज तरंगिणी जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो याद रखना है कल्हण के द्वारा लिखी गई। एक पाणिनि थे दोस्तों, पाणिनि, और पाणिनि ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। जो अष्टाध्यायी बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो याद रखना है ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई इंपॉर्टेंट बुक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, कल्हण की राज तरंगिणी। अब देखो, अब ये भी मत बोलना कि बुक एक ही क्लास में सारी हो जाए। आज की क्लास में 3 बुक हो गई, अगर हम 30 क्लास में 3-3 बुक भी करेंगे तो भी 100-200 बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक की सारी बुक्स आ जाएगी। ठीक है, अगला, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो याद रखना है ये आपका कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक जो है ये भारत का सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक राज्य। अब कर्नाटक के बारे में एक और चीज आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो कर्नाटक है ना, ये टाइगर प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। तो टाइगर क्षेत्र में दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, और पहले स्थान पर आपका कौन है दोस्तों, मध्य प्रदेश है। तो ये भी आपको कर्नाटक के बारे में याद रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन था। अगला, अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो 2-3 चीजें मैं आपको याद रखूंगा यहाँ पर। पहली चीज तो ये याद रख लो दोस्तों कि अजंता की गुफा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब दोस्तों याद रखना है, एक आपने नाम सुना होगा यूनेस्को। यूनेस्को मतलब जो भी विश्व में ऐसी चीज है जो या तो प्रसिद्ध है या पौराणिक है, प्राचीन है, उनको यूनेस्को क्या करता है, विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लेता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जो यूनेस्को है इसने क्या किया, 1983 की बात है, और 1983 में सबसे पहली बार भारत के 4 स्थलों को यूनेस्को में शामिल किया गया। 1983 में पहली बार भारत के 4 स्थल को इसने क्या किया था, यूनेस्को में शामिल किया गया था। चारों स्थल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका अजंता की गुफा आती है, अजंता की गुफा, अजंता की गुफा। एक आपकी आती है दोस्तों दूसरे नंबर पर एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा इंपॉर्टेंट है, एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा। 2 तो ये हो गए। तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है दोस्तों आगरा का किला, आगरा का किला, आगरा का किला। ठीक है, और चौथे नंबर पर आपको याद रखना है दोस्तों ताजमहल, ताजमहल। ठीक है,
अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को ने 1983 में कितने स्थल शामिल किए थे, 4 स्थल शामिल किए थे। सबसे पहला जो स्थल था वो आगरा का किला था, सबसे पहला स्थल आगरा का किला। और ये जो आगरा का किला और ताजमहल है, ये दोनों कहाँ पर है, यूपी में है। और अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा दोनों कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। अगला, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखना है भारत की जो सबसे लंबी नदी है ना दोस्तों, ये कौन सी है, गंगा। अब एक चीज याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि भाई जो गंगा नदी है ये भारत की सबसे बड़ी नदी है या सबसे लंबी नदी है, पहली चीज। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि भाई इसका उद्गम कहाँ से हुआ, तो याद रखना है इसका जो उद्गम है ये गंगोत्री से हुआ, गंगोत्री से हुआ। और गंगोत्री कहाँ पर आती है, आपका उत्तराखंड में आती है, गंगोत्री उत्तराखंड में। इसका जो समापन होता है दोस्तों, ये समापन कहाँ पर होता है, तो समापन होता है आपका बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में। अगर आपसे पूछे कि भाई इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई आपको याद रखना है दोस्तों 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। अब दोस्तों ये जो गंगा है ना, इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना है बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, अगर आपसे पूछे कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी याद रखना है दोस्तों यमुना। कौन सी है, यमुना। अब एक चीज और मैं आपकी यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों क्या होता है कि एक नदी यहाँ से आती है जिसका नाम है गंगा, गंगा, ठीक है। और एक नदी यहां से आती है जिसका नाम है क्या, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। अब दोस्तों ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ पर मिलती है, ये मेघना का निर्माण करती है, मतलब ये मेघना का निर्माण करती है। और जहां पर ये मिलती है ना, वहां पर एक डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा। तो कौन सा डेल्टा बनाती है, तो ये बनाती है सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। तो अगर आपसे पूछे कि सुंदरवन जो डेल्टा है ये कौन कौन सी नदी बनाती है, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। और दोस्तों ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है, इस गंगा को तो बांग्लादेश में पद्मा कहा गया, और दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र है इसको बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो इसको जमुना कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। मेघना या फिर सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती है, ये इतने इंपोर्टेंट। देखो धीरे धीरे मैप भी लाएंगे, सब चीजें लाएंगे, सारी चीजें क्लियर होती चलेगी। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। देखो दोस्तों ये नाम जो है ना, ये राष्ट्रपति नाम, ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रपति से भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली चीज तो ये याद रखना है दोस्तों कि राष्ट्रपति का जो प्रावधान है संविधान के कौन से भाग में है, तो संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। फिर अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन सा है, तो दोस्तों जो आर्टिकल 52 है ना, ये आर्टिकल 52 में क्या कहा गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 52 में है। इस आर्टिकल 52 के बाद एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 53, और ये आर्टिकल 53 क्या बोलता है कि जो राष्ट्रपति है ना, ये कार्यपालिका का प्रमुख होगा। तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, तो राष्ट्रपति होगा। ये बात किसमें बोली गई, तो ये आर्टिकल 53 में बोली गई। इसी के बाद में दोस्तों एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 54, और आर्टिकल 54 क्या कहता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, तो निर्वाचन का जो प्रावधान है ये आर्टिकल 54 में आता है। फिर एक आर्टिकल और आपको याद रखना है राष्ट्रपति के बारे में, आर्टिकल 60, और आर्टिकल 60 में जो राष्ट्रपति की शपथ है ना, इस शपथ से संबंधित उल्लेख है। और एक आर्टिकल आपको याद रखना है दोस्तों आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में क्या है, तो महाभियोग, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। जब भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है ना, तो वो किसके द्वारा हटाया जाता है, तो वो महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। तो महाभियोग बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक आर्टिकल और आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 इसमें क्या है, तो क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। देखो क्षमादान क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति को सजा सुना दी गई कोर्ट से, तो जो राष्ट्रपति है वो उसकी सजा को कम करवा सकता है या सजा माफ कर सकता है। तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति भी है। और राष्ट्रपति को अगर हटाया जाएगा तो वो किसके द्वारा हटाया जाएगा, महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। ये सारे के सारे आर्टिकल आपके राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है, और भाग 5 में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान आपको देखने को मिलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला,
लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान था। अब 2022 से अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सूचकांक अगर पूछेगा 25 का पूछ लेगा, 23 का पूछ लेगा, ज्यादा से ज्यादा 24 का पूछ लेगा, तो ये तो एग्जाम 2025 के एग्जाम का क्वेश्चन है या 23 के एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए 2022 का पूछा है। तो अपने को 2025 के जितने भी सूचकांक है वो सारे याद रखने हैं, ठीक है। देखो, पहला है सतत विकास सूचकांक जो है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो 99 नंबर पर है। फिर आपसे पूछे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो 102वें नंबर पर है, 102 नंबर पर। मानव विकास सूचकांक में भारत का नंबर कौन सा है, 130वें नंबर पर है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत 118वें नंबर पर है। शांति सूचकांक में भारत 115वें नंबर पर है, ठीक है। नवाचार सूचकांक इंपोर्टेंट है, 38वें नंबर पर है, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा नवाचार सूचकांक का। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 96वें नंबर पर है। प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में 41वें नंबर पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 का बता रहा हूँ, जो अभी अभी इसी महीने में आया है, इसमें भारत 80वें नंबर पर है। कौन से, 80 नंबर पर। उसके बाद प्रेस सूचकांक में भारत 151वें नंबर पर है, और ग्लोबल यूनिकोर इंडेक्स में भारत 3रे नंबर पर है। ये सारे के सारे सूचकांक आपके 2025 से 26 में जो भी सूचकांक आए, एक ही बार में एक ही स्लाइड में मैंने आपके सामने करवा दिए। एक बार रिवीजन करना, चीजें सारी आपको याद रह जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता किस देश ने संभाली। मोस्ट इंपोर्टेंट है, करंट का सवाल है 2025 में कि बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता किसने की, तो ये बांग्लादेश ने की 2025 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अब बांग्लादेश के बारे में 2-3 चीजें याद रखना है दोस्तों, कि भारत की जो सबसे ज्यादा सीमा है, भारत की जो सबसे ज्यादा सीमा है, ये सबसे ज्यादा सीमा किस देश से लगती है, तो ये बांग्लादेश से लगती है। दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि कितनी सीमा लगती है, तो 4096 किलोमीटर की जो सीमा है ये बांग्लादेश से लगती है। और किसने राज्य लगते हैं दोस्तों, तो टोटल 5 राज्य लगते हैं। 5 राज्यों की सीमा आपका बांग्लादेश के साथ भारत की लगती है। ये इंपोर्टेंट चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और बांग्लादेश और भारत के बीच में दोस्तों 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, जिसमें भारत के कुछ राज्य बांग्लादेश में शामिल किए गए थे और बांग्लादेश के कुछ राज्य भारत में शामिल किए गए थे। सारे पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। गुप्तोत्तर काल में भुक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। अब देखो, गुप्त उत्तर काल की बात पूछिए, गुप्त के बाद की। अब इतना डिटेल में बहुत कम लोग पढ़ते हैं। भुक्ति शब्द जो है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो प्रांत होता है ना, उस समय जो प्रांत होते थे, ये प्रांत को क्या कहा जाता था, भुक्ति कहा जाता था। तो प्रांत का मतलब क्या होता था, भुक्ति होता था, ठीक है। अगला, बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका पाइका विद्रोह पूछा गया। तो याद रखना है, जो पाइका विद्रोह है ना, ये कब हुआ था, तो 1817 में आपका पाइका विद्रोह हुआ था। ये चीज आपको याद रख। अब अपन क्या करेंगे अगली क्लास से, कि एक तो मैं आपको माइंड मैप का प्रयास कर रहा हूं कि अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका माइंड मैप में आपको दे दूं, ताकि चीजें आपको और जल्दी क्लियर हो जाए। जैसे आपका ब्रिटिश से या 1857 की क्रांति से या कोई विद्रोह से आए, तो उसको अपन कोशिश करेंगे माइंड मैप आपको दिया जाए, ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए और सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अगला, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किसे समर्पित है। तो याद रखना है, जो वर्गीस कुरियन है ना दोस्तों, ये वर्गीस कुरियन की याद में दुग्ध दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। अगला, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला भारत का लैटिन अमेरिका देश कौन सा बना। अब देखो, सॉरी, निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश। देखो, अपन ने देखा था कि जो चीन है ये क्या बना रही है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रही है। अब इसने बहुत सारे देशों को या यूरोपीय देशों को उसमें शामिल कर लिया था, लेकिन दोस्तों एक ऐसा लैटिन देश बना जिसका नाम है क्या, पनामा। और पनामा ने क्या बोला कि आप जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहे हैं ना, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो पनामा पहला लैटिन देश या पहला अमेरिकी लैटिन देश बन गया जो कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, कि पूरा मामला मैं आपको मैप से समझाऊंगा, इसलिए अभी इसके बारे में मैं आपको कहीं भी नहीं समझा रहा हूँ। अगली क्लास में या जो भी क्लास रहेगी उसमें एक बार मैप से आपको इतनी अच्छे से समझाऊंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी।
तो दोस्तों ये आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी। क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये आपका यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है राघव जीके, ठीक है। इसी प्रकार से टाइप करना आपको टेलीग्राम पर जाकर, आर कैपिटल बाकी सब स्मॉल फिर जीके कैपिटल आपका। तो इस प्रकार से अगर आप @ लगा के सर्च करोगे तो मेरा चैनल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर मैं आपको हर क्लास की पीडीएफ दे दूंगा ताकि आपको चीजें यहाँ पर क्लियर रहे, ठीक है। तो आशा करता हूँ चीजें आपको क्लियर और अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।